चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और सेवा भारती के साथ आज हमारी 180 वेबिनार है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज विश्व मानवाधिकार दिवस भी है और इन पंक्तियों के साथ मैं शुरू करता हूं कि याद रहे जब नारी का अपमान चरम हो जाता है, लवकुश का भी धनुष राम के विरुद्ध खड़ा हो जाता है। आज हम ऐसे ही सेंसिटिव विषय पर बात करने वाले हैं। मानवाधिकार दिवस मतलब संविधान द्वारा हर व्यक्ति को कुछ न कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं और जिसकी रक्षा वहां का राज्य सुनिश्चित करता है। भारत के संविधान में भी हमारे प्रत्येक नागरिक को धर्म, भाषा, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव न किए जाने का प्रावधान किया गया है और ये संविधान निर्माताओं ने इस चीज को इंश्योर किया था कि ये हमारे देश में लगातार इसका पालन हो, सुनिश्चित किया था कि ये लगातार इसका उल्लंघन न किया जाए। आज हम बात करने वाले हैं आधी आबादी की नारी शक्ति की, उनके अधिकारों के बारे में बात करने वाले हैं और उनके अधिकारों को भी संरक्षित करने पर समय समय पर कानून बनते चले आए हैं। उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण कानून है पॉस, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध एवं निवारण 22 अप्रैल 2013 को पारित किया गया था एवं इसके नियम 9 दिसंबर 2013 को पारित किए गए और लागू किए गए। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकना, नारी शक्ति को सुदृढ़ बनाना एवं समाज में हो रहे भ्रष्टाचार को कुछ हद तक रोकने के लिए किया गया था। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ी हुई हैं कविता भंडारी जी। कविता जी, आपका स्वागत है। कविता जी पहले भी हमारे इस कार्यक्रम में आती रही हैं। आप लीगल कंसल्टेंट हैं चेचानी एसोसिएट्स राजस्थान में। MPWCD और JK सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में एज ए रिसोर्स पर्सन भी आपने काम किया है। लगातार जैसे CWC JJB में आप ट्रेनिंग के लिए आती रही हैं। कारा की सब कमेटी में आप मेंबर रही हैं, CWC में भी आप मेंबर रही हैं। एज ए कंसल्टेंट इन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं। www.youtube.com/कविता भंडारी नाम से आपका एक यूट्यूब चैनल चलता है जिसमें आप लीगल विषयों पर अवेयरनेस फैलाने के लिए खासकर महिलाओं और बच्चों के विषय पर लगातार काम कर रही हैं। कविता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आज का जो हमारा विषय है पॉस एक्ट, उस पर अपनी बात रखें। कविता जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर चौबे। सभी को नमस्ते और बहुत बहुत धन्यवाद आज यहाँ जुड़ने के लिए। काफी महीनों पहले मेरी और डॉक्टर चौबे की ये बात हुई थी कि हम एक बार पॉश लॉ पे डिस्कशन जरूर रखेंगे। समहाउ मटेरियलाइज नहीं हो पाया, बट आई एम ग्लैड दैट टुडे वी ऑल आर मीटिंग टू डिस्कस दिस टॉपिक। अभी रिसेंटली ही सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट्स को ये हिदायत दी है, आदेश दिए हैं कि 1 दशक से ऊपर हो गया है और अभी भी पॉश लॉ प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो पूरे इंतजाम किए जाएं ताकि इस कानून को सही तरीके से प्रभावी किया जा सके। 1997 में जब विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस दी थी, तो उस टाइम हमारे पास कोई लेजिस्लेटेड इनैक्टमेंट नहीं था इस विषय को लेकर के, तो विशाखा गाइडलाइंस को ही कानून के रूप में प्रभावी किया गया था। लेकिन 2013 में पार्लियामेंट ने विशाखा गाइडलाइंस को आधार बनाकर उसमें कुछ एडिशनल मॉडिफिकेशंस किए, कुछ एडिशंस किए और ये एक्ट पारित किया। इस एक्ट का नाम, जैसे कि अभी सर ने बताया, वो है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट द वर्क प्लेस एक्ट। और इसको जनरली जो सामान्य जनता है वो पॉश लॉ के नाम से जानती है। हिंदी में हम इसे कहते हैं महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम। तो ये 3 शब्द इसमें खास करके फोकस में लिए गए हैं, निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष। इंग्लिश में जो मैंने आपको टाइटल बताया उसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट इसे कहा गया है। ये कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के साथ होने वाले सेक्सुअल हैरेसमेंट को डील करने के लिए बनाया गया है। क्योंकि ये एक सोशली रेलेवेंट टॉपिक है तो हम सभी को इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है, और खास करके जो हमारे बच्चे हैं जो कि
लेट टीनेज में है या अर्ली यूथ में है, उनको भी पता होना चाहिए कि एक वर्क प्लेस पर किस तरह का बिहेवियर एक्सेप्टेबल है और किस तरह का व्यवहार स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि आगे जाकर के यही बच्चे वर्कफोर्स का हिस्सा बनेंगे। तो हम वयस्कों को भी और बच्चों को भी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो एक छोटा सा मैंने पीपीटी बनाया है, बहुत डिटेल में नहीं है, हम खास खास बातों पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे। तो मैं अपना पीपीटी शेयर कर रही हूँ। सर, आप मुझे बता दीजिएगा जैसे ही वहां आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। जी, अभी शेयर नहीं हुआ है। हाँ, आई एम शेयरिंग इट नाउ। इज इट विजिबल? यस, इट्स विजिबल। ठीक है। तो जैसा मैंने आपको कहा, इस एक्ट में 3 बातों पर जोर दिया गया है, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल। प्रिवेंशन का मतलब ये है कि हमें पहले से ही रोकथाम करनी है। कोई भी कार्यस्थल हो, वहां का जो कार्य परिवेश है वो इस तरीके का होना चाहिए कि जेंडर को लेकर के सभी सेंसिटिव हों, और चाहे मेल्स हो या फीमेल्स हो, वो सुरक्षित फील करें, और साथ में एक ऐसा माहौल हो कि दोनों ही जेंडर्स एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्टफुल रहें, और जो पूरा परिवेश है वो डिग्निफाइड तरीके से अपना कार्य कर सके। तो यहाँ पर माहौल ही कुछ ऐसा बनाना है, और इसकी जिम्मेदारी एम्प्लॉयर पर है कि पूरा परिवेश ही इस तरीके से हो कि ऐसी कोई घटना घटित ही ना हो। इसके बाद दूसरी बात इसमें ये कही गई है कि लैंगिक प्रवृत्ति का कोई भी ऐसा व्यवहार जो कि उचित नहीं है, वो पूरी तरीके से वर्जित है, निषिद्ध है। तो यहाँ पर प्रोहिबिशन पर जोर डाला गया है। अगर कोई भी व्यक्ति सेक्सुअल नेचर का गलत व्यवहार करता है किसी महिला के साथ, या अगर कोई महिला भी किसी महिला के साथ ऐसा व्यवहार करती है, तो ये प्रोहिबिट किया गया है और इसे ऑफेंस माना गया है। तीसरी बात इसमें ये कही गई है कि चाहे हम कितना ही प्रिवेंशन कर लें या प्रोहिबिशन की बात कर लें, अगर मान लीजिए कहीं पर इस तरह का कोई केस होता है, किसी महिला के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, तो उसको डील कैसे करना है, इसके लिए एक पूरा रिड्रेसल मैकेनिज्म तैयार होना चाहिए, एक पूरा उपक्रम या तंत्र हमारे पास होना चाहिए। तो वो कैसे काम करेगा, वो भी इसी कानून का विषय है। इसमें जो डेफिनेशंस दी गई हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है, पर मैं सारी डेफिनेशंस यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगी। तो जो खास खास डेफिनेशंस हैं उन पे हम ध्यान देते हैं। इस कानून को लेकर के सबसे पहला सवाल ये पूछा जाता है कि क्या इस कानून का लाभ सिर्फ महिलाओं को ही मिलेगा? तो इसका टेक्निकल आंसर तो है हाँ, ये कानून विशेषतया महिलाओं के लिए बना है। लेकिन अगर कोई नियोक्ता यानी जो एम्प्लॉयर है वो चाहता है कि अपने कार्यस्थल पर एक जेंडर न्यूट्रल पॉलिसी बनाए, तो ये कानून उसको रोकता नहीं है, क्योंकि इस कानून का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि पूरा कार्य परिवेश सबके लिए सुरक्षित होना चाहिए। तो अगर नियोक्ता ये चाहता है कि उसके कार्यक्षेत्र की जो पॉलिसी है वो सभी को शामिल करके बनाई जाए, तो इस तरह की पॉलिसी बनाई जा सकती है और इस पर आगे काम किया जा सकता है। लेकिन इस पर्टिकुलर अधिनियम में जो अग्रीव्ड की परिभाषा दी है उसमें सिर्फ महिला को ही स्पेसिफाई किया गया है। तो हाल फिलहाल जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं वो अपनी पॉलिसी लेडीज को लेकर के ही बना रहे हैं, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे कि यूजीसी की जो पॉलिसी है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए, वहां उन्होंने फीमेल्स के साथ मेल्स और ट्रांसजेंडर्स को भी शामिल किया है। तो अगर मेल्स के साथ यानी पुरुषों के साथ जो कि लड़के कॉलेजेस में पढ़ते हैं, जो वयस्क हैं, और अगर ट्रांसजेंडर्स हैं और वो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हैं और उनके साथ अगर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, तो वो भी इस पॉलिसी के अंतर्गत कवर होंगे। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो जो ताज ग्रुप ऑफ होटल्स हैं उनकी अगर आप सेक्सुअल हैरेसमेंट या पॉश लॉ को लेकर के पॉलिसी देखेंगे तो उन्होंने भी मेल्स को इसमें शामिल किया है। लेकिन इस अधिनियम में जो परिभाषा दी गई है वो अग्रीव्ड वुमन की यानी व्यथित महिला की परिभाषा दी है। तो इसमें 2 संदर्भ दिए गए हैं। एक है कार्य क्षेत्र यानी वर्क प्लेस के संदर्भ में ये कहा गया है कि किसी भी कार्यस्थल पर
कोई महिला चाहे वहां पर वो रोजगार कर रही हो या ना कर रही हो, अगर उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो वो इस कानून के तहत शिकायत दर्ज कर सकती है। और दूसरा जो संदर्भ दिया है वो दिया है घरेलू कामकाज के संदर्भ में। तो ड्वेलिंग प्लेस यानी किसी घर में अगर कोई महिला काम के लिए जाती है, जैसे कि सफाई करती है या खाना बनाती है या घर का कोई और काम करती है, और वहां उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, तो वो भी इस कानून के तहत शिकायत दर्ज कर सकती है। दूसरा सवाल इस कानून को लेकर ये पूछा जाता है कि क्या इस कानून में रेस्पोंडेंट यानी जिसके खिलाफ शिकायत की गई है, प्रत्यर्थी, सिर्फ एक पुरुष ही हो सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। यहाँ पर ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि रेस्पोंडेंट सिर्फ पुरुष ही होगा। तो इसका सीधा साधा मतलब ये निकलता है कि अगर कोई महिला भी किसी महिला के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करती है तो जिसका व्यवहार गलत है उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो रेस्पोंडेंट की जो यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि जिस भी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत होगी वो प्रत्यर्थी होगा। तो ये दो बातें इस कानून के बारे में गहराई से समझने वाली हैं। इसके आगे सेक्सुअल हैरेसमेंट की अगर हम परिभाषा देखें तो ये वही परिभाषा है जो विशाखा गाइडलाइंस में सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, और यही परिभाषा आईपीसी में सेक्शन 354A में दी गई है। सेक्शन 354 में 2013 में जब क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट लाए गए थे तो उस टाइम ये डेफिनेशन इंसर्ट की गई थी। इस डेफिनेशन को अगर आप देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इसमें वो सभी तरह के व्यवहार सम्मिलित किए गए हैं जो कि अवांछनीय है, अनवेलकम है। तो यहाँ कुछ व्यवहार लिस्ट है किए गए हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इफ समवन टचेज अ लेडी physically or if someone is asking for sexual favors, or if someone passes a lewd remark or comment, or if someone is showing an obscene picture or trying to show porn, तो ये सभी कुछ इस डेफिनेशन में कवर किया गया है। इसके अलावा आप लास्ट में अगर एक पॉइंट देखेंगे तो उसमें कहा गया है कि एनी अदर अनवेलकम फिजिकल, वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर इज ऑल्सो कवर्ड इन दिस डेफिनेशन। यानी कि किसी भी तरह का शारीरिक, शाब्दिक या अशाब्दिक व्यवहार जो कि लैंगिक प्रवृत्ति का है और अनचाहा है, अवांछनीय है, तो फिर वो सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन में आएगा, इसे लैंगिक उत्पीड़न ही माना जाएगा। तो एक बहुत ही विस्तृत परिभाषा यहाँ पर दी गई है। और इसी तरह की एक विस्तृत परिभाषा दी गई है वर्क प्लेस के लिए। इसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों को कवर किया गया है। तो कार्यस्थल की अगर हम बात करें तो चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई एनजीओ हो या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जहां पर अलग से कोचिंग की फैसिलिटी दी जा रही है, कोई एंटरटेनमेंट से रिलेटेड एस्टैब्लिशमेंट है, हॉस्पिटल है या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है, ये सभी कार्यस्थल की परिभाषा में शामिल हैं। इसके अलावा अगर कार्यस्थल पर जो व्यक्ति कार्य करता है वो कार्य के सिलसिले से किसी एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है और जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है वो एम्प्लॉयर द्वारा दी गई है, तो वो भी इसमें शामिल है। तो अगर एम्प्लॉयर की तरफ से टैक्सी चल रही है या बस चल रही है और उस बस या टैक्सी में सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो वो भी कार्यस्थल की ही परिभाषा में शामिल है। या हो सकता है ऑफिस से रिलेटेड कोई पार्टी कहीं रेस्टोरेंट में ऑर्गेनाइज की गई हो, ऑफिशियल लंच है, डिनर है, ऑफिशियल इवेंट है और वहां पर सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो वो भी इस कानून में कवर किया गया है। और जैसे मैंने पहले कहा कि अगर कोई महिला किसी घर में काम करने जाती है तो वो जो घर है वो उस महिला के लिए कार्यस्थल कहलाएगा। सेक्शन 3 में इस एक्ट में एक स्टेटमेंट दिया गया है और ये यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज द की स्टेटमेंट ऑफ दिस एनैक्टमेंट, दिस इज द सेंट्रल इंटेंशन ऑफ दिस एक्ट। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें हाईलाइट ये किया गया है कि नो वुमन शैल बी सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल हैरेसमेंट एट एनी वर्क प्लेस। तो यहाँ नो वुमन का मतलब यही है कि चाहे वो महिला रोजगार में लगी हो या वो महिला किसी और हैसियत से उस कार्यस्थल पर आई हो, अगर उसके साथ किसी भी तरह का लैंगिक उत्पीड़न होता है तो वो इस कानून के तहत शिकायत रजिस्टर कर सकती है।
इसको अगर हम एक उदाहरण से समझें तो किसी हॉस्पिटल में अगर कोई डॉक्टर है, कोई लेडी डॉक्टर है और उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है तो वो तो शिकायत दर्ज कर ही सकती है। अगर कोई महिला किसी पेशेंट के साथ एज ए अटेंडेंट आई है, उसकी फैमिली मेंबर है और उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो वो महिला भी इसके तहत शिकायत दर्ज कर सकती है। या हो सकता है कोई लेडी एज इंटर्न या एज ट्रेनी वहां पर काम कर रही है तो उसको भी अधिकार दिया गया है कि उसके साथ किसी भी तरह का हैरेसमेंट होता है तो वो शिकायत दर्ज कर सकती है। अब ये जो शिकायत रजिस्टर होगी, इस पर किस तरह से एक्शन लिया जाएगा, कौन एक्शन लेगा, इसके लिए यहाँ पर जो प्रावधान दिया गया है उसमें 2 तरह की कमिटीज को मेंशन किया गया है। इन्हें हम कहते हैं कंप्लेंट कमिटीज। तो जहां पर किसी एंटरप्राइज में 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, वहां एम्प्लॉयर को एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी होगी। और जहां 10 से कम एम्प्लॉयज हैं, वहां अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो उसकी कंप्लेंट लोकल कमेटी में दर्ज की जा सकती है और लोकल कमेटी को डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कॉन्स्टिट्यूट करेगा। और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के लिए यहाँ पर ये प्रोविजन दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या कलेक्टर है उसे इस पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट के लिए नोटिफाई करेगी। तो यहाँ पर हमारे पास 2 कमिटीज आ जाती हैं, एक तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जिसको हम आईसीसी या आईसी कहते हैं और दूसरी है लोकल कंप्लेंट कमेटी जिसे हम एलसी कहते हैं। तो अगर हम इंटरनल कमेटी का कंपोजिशन देखें तो इस एक्ट में ये कहा गया है कि ये कमेटी एम्प्लॉयर गठित करेगा और इसमें जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगी वो सीनियर मोस्ट फीमेल यहाँ पर इस कमेटी को चेयर करेंगी और 2 जो एम्प्लॉयज हैं वो इसमें मेंबर होंगे और एक एक्सटर्नल मेंबर का होना यहाँ पर मैंडेटरी है। तो कम से कम 4 मेंबर्स तो इस आईसी में होने ही चाहिए, 4 से ज्यादा मेंबर्स भी हो सकते हैं और कितनी भी संख्या मेंबर्स की हो उनमें से 50% तो महिलाओं का होना जरूरी है। और ये जो मेंबर्स यहाँ अपॉइंट होंगे, जिस दिन अपॉइंट होते हैं उसके बाद इनका जो टेन्योर है वो 3 साल का होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। एक्सटर्नल मेंबर का जो पेमेंट है, क्योंकि कार्यवाही के लिए बैठकें होंगी तो हर बैठक के हिसाब से जो भी एक्सटर्नल मेंबर का पेमेंट है वो एम्प्लॉयर को देना होगा। और हर कार्यवाही के लिए, हर बैठक के लिए कमिटी का जो कोरम है वो 3 का है, जिसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जो उपस्थिति है वो अनिवार्य है। इसी तरीके से जो लोकल कमेटी का कंपोजिशन दिया गया है उसमें भी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है या चेयरपर्सन है वो एक महिला होंगी और ये एक ऐसी महिला होनी चाहिए जो कि सोशल वर्क के फील्ड में या जहां महिलाओं के वेलफेयर के फील्ड में जिनका बहुत नाम हो, जिन्हें एक्सपीरियंस हो, जो कि इस फील्ड में एक्सपर्ट हो, उन्हें यहाँ पर चेयरपर्सन की तरह अपॉइंट किया जाएगा। और इसके अलावा 2 मेंबर्स डिपार्टमेंट से होंगे और 2 एक्सटर्नल मेंबर्स होंगे। तो कम से कम 5 मेंबर्स इस कमेटी में होना जरूरी है। 5 से ज्यादा मेंबर्स हो सकते हैं लेकिन 50% अगेन महिलाओं का होना ही जरूरी है। इसमें भी जो कॉरम है वो 3 है, हर बैठक के लिए 3 की उपस्थिति अनिवार्य है और उसमें जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी चेयरपर्सन है उनकी प्रेजेंस मैंडेटरी है। इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी के पास जब भी किसी महिला के द्वारा शिकायत दर्ज की जाएगी तो यहाँ आगे इंक्वायरी होगी। लेकिन एक यूनिक प्रोविजन इस एक्ट में दिया गया है जो कि सेटलमेंट को लेकर के है, क्योंकि ये कानून एक सिविल रेमेडी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर एक यूनिकनेस ये है कि अगर लेडी को ऐसा लगता है, यानी जो कंप्लेनेंट है उसे ऐसा लगता है कि मामला छोटा सा ही है, बहुत ज्यादा गंभीर मामला नहीं है और रेस्पोंडेंट के साथ बातचीत करके इस मामले को सुलझाया जा सकता है, तो उसकी रिटर्न रिक्वेस्ट पे कमिटी दोनों पार्टीज को कंसिलिएशन के लिए भेज सकती है और वहां बातचीत के द्वारा सेटलमेंट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर कमिटी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन ये है कि वो किसी भी तरह का मॉनेटरी सेटलमेंट यहाँ पर नहीं होने दे सकती है, कोई पैसों का लेन देन यहाँ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कमिटी को ये भी ध्यान रखना है कि ये जो प्रोविजन है ये बहुत ट्रिकी प्रोविजन है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी कार्यस्थल पर जो पावर मैट्रिक्स है उसको यूज करके जो रिस्पोंडेंट है वो कंप्लेनेंट को चुप कराने का प्रयास करे। तो ये जो प्रोविजन है इसको बहुत ही कॉशियसली, बहुत केयर के साथ उपयोग में लाना चाहिए। पर
इस प्रोविजन को इस कानून में डालना जरूरी भी था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बात छोटी सी होती है, इन द सेंस कि कई बार दो लोगों के रहन सहन का और बोलचाल का तरीका एक जैसा नहीं होता है। तो हो सकता है किसी पुरुष या महिला ने कोई बात मजाक में कही हो, लेकिन जो शब्द उपयोग में लाए गए या जिस तरीके से बात की गई वो कंप्लेनेंट को सही नहीं लगी। तो ये जो कानून है इंटेंट से ज्यादा इम्पैक्ट को सिग्निफिकेंस देता है। इसलिए अगर किसी महिला को किसी और के द्वारा कही गई बात ठीक नहीं लगी या उसे ऐसा लगा कि उसका लैंगिक उत्पीड़न हुआ है, तो उसके पास पूरा अधिकार है कि वो शिकायत दर्ज कर सकती है। लेकिन कहीं पर भी अगर ऐसा लगता है कि मामला बहुत गंभीर नहीं है और बातचीत से सुलझाया जा सकता है, तो ये भी एक ऑप्शन दिया गया है कि वो दोनों पार्टीज आमने सामने बैठ करके इस मसले को समझ सके और कंप्लेनेंट रेस्पोंडेंट को ये समझा सके कि आप जिस तरीके से मुझसे बात कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, आपका व्यवहार ठीक नहीं है, और इस तरीके से इस मामले को थोड़ा सा पीसफुली सेटल किया जा सके। इस बारे में हम आगे और डिस्कस कर सकते हैं, पर टाइम क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है तो हम अभी अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगर टाइम अलाउ करेगा तो इस पॉइंट पर आगे हम और डिस्कशन करेंगे। अगर सेटलमेंट नहीं हो सकता है तो डेफिनेटली इंक्वायरी होगी, और जहां पर बहुत सीरियस प्राइमा फेसी केस दिख रहा है तो वहां पर तो इंक्वायरी होनी ही है। तो जो एक इंक्वायरी का प्रोसेस दिया गया है वो टाइम बाउंड है, टाइमलाइन यहाँ पर फिक्स की गई है। जैसा मैंने कहा ये एक सिविल रेमेडी है, और जनरली हमने देखा है कि जब भी महिलाएं सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट लेकर के पुलिस के पास जाती हैं या वो क्रिमिनल रेमेडी का ऑप्शन चूज करती हैं तो वहां पर काफी समय लग जाता है, वहां पर थोड़ा प्रॉब्लम्स भी आती हैं, प्रैक्टिकली वो थोड़ा सा मुश्किल होता है लेडीज के लिए। तो इसलिए जो प्रोसेस इस कानून में दिया गया है वो थोड़ा सा सिंपल बनाने की कोशिश की गई है। तो इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब कंप्लेनेंट अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करेगी तो उसे 6 कॉपीज देनी होगी कमेटी के सामने, और जिस घटना के बारे में वो शिकायत करना चाहती है उस घटना के घटित होने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर ये कंप्लेंट उसे देनी होगी। कई बार होता है कि कोई जस्टिफाइबल रीजंस होते हैं जिसकी वजह से डिले हो सकता है वो उस मेंटल फिजिकल स्टेट में ना हो कि 3 महीने के अंदर अंदर कंप्लेंट रजिस्टर कर सके। तो ऐसी स्थिति में अगर कमेटी को लगता है कि रीजनेबल एक्सक्यूज उसके पास है तो इसके बाद में 3 महीने का और समय उसके लिए अलाउ किया जा सकता है। जब कंप्लेनेंट अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा देती है तो उसकी एक कॉपी कमेटी को रेस्पोंडेंट को देनी होगी अगले 7 दिनों के अंदर अंदर। जब कंप्लेंट की कॉपी रेस्पोंडेंट को मिल जाती है तो अगले 10 दिनों के अंदर अंदर रेस्पोंडेंट को अपना रिटन सबमिशन कमेटी के सामने रखना होगा। तो जब रेस्पोंडेंट का रिप्लाई भी आ जाता है और कंप्लेंट भी सामने है, जो कंप्लेनेंट का सबमिशन है वो भी सामने है, तो कमेटी आगे हियरिंग के लिए डेट फिक्स करती है। और यहाँ पर उसी तरीके से हियरिंग्स होती हैं जैसे कि किसी भी इंक्वायरी कमेटी के द्वारा हियरिंग्स की जाती हैं, और इस पर्पस के लिए कमेटी को सिविल कोर्ट की पावर्स हैं। जैसे CWC's क्वाजी जुडिशियल बॉडीज हैं उसी तरीके से इंक्वायरी कमेटी जो ये कंप्लेंट कमिटीज हैं इनको भी क्वाजी जुडिशियल पावर्स दी गई हैं। तो यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं उनको एग्जामिन करना, विटनेसेस की जो लिस्ट आई है उन विटनेसेस का एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, और जो भी एविडेंस दोनों पार्टीज लीड करना चाहती हैं उसके लिए आगे जैसी भी कार्यवाही अपेक्षित है वो कमेटी द्वारा की जाएगी। इंक्वायरी को 90 दिनों के अंदर अंदर कमेटी को कंप्लीट करना है, और जैसे ही इंक्वायरी कंप्लीट होती है तो उसके बाद जो भी फाइंडिंग्स हैं उसको रिपोर्ट में डाल करके अगले 10 दिनों के अंदर एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती है एम्प्लॉयर के सामने, और इस रिपोर्ट में कमेटी अपने रिकमेंडेशंस देती है यानी सुझाव देती है। इन सुझावों पर अगले 60 दिनों के अंदर अंदर एम्प्लॉयर को एक्शन लेना होता है। अगर कमेटी के रिकमेंडेशन से कोई भी पार्टी नाखुश है तो इसके खिलाफ अपील भी की जा सकती है। तो सर्विस रूल्स में अगर अपीलेट अथॉरिटी को डेजिग्नेट किया गया है तो उस अपीलेट अथॉरिटी के सामने अपील होगी, नहीं तो जो SHWW रूल्स हैं उनमें ये कहा गया है कि जो इंडस्ट्रियल लेबर ट्रिब्यूनल्स हैं उनमें अपील की जा सकती है। जो भी कार्यवाही कमेटी करती है कमेटी के लिए जरूरी है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का वो पूरी तरीके से ध्यान रखे। जो नेचुरल जस्टिस है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करते हुए कमेटी को अपनी सारी कार्यवाही करनी है।
इसका मतलब ये है कि जो दोनों पार्टीज हैं उनको पूरा पूरा अपॉर्चुनिटी दिया जाना चाहिए अपनी बात रखने का, अपने आपको रिप्रेजेंट करने का। लेकिन इस कानून में एक बात ये भी कही गई है कि पार्टीज अपने आप को खुद रिप्रेजेंट करेंगी, उन्हें किसी भी वकील के थ्रू अपने आप को रिप्रेजेंट करने का हक नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर वकील आकर के कमेटी के सामने केस को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, किस तरह के रिकमेंडेशंस कमेटी दे सकती है ये भी रूल्स में दिया गया है। खास करके रिकमेंडेशंस की जब हम बात करते हैं तो मेधा कोटवाल लेले केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन रादर उनका एक ऑर्डर ही था ये कि कंप्लेंट कमेटी के जो रिकमेंडेशंस हैं वो लीगली बाइंडिंग है, क्योंकि कंप्लेंट कमेटी एक इंक्वायरी अथॉरिटी है, तो इनकी जो रिपोर्ट है वो इंक्वायरी रिपोर्ट की तरह ही मानी जाएगी। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को फिर से कोई इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है। तो जो भी सुझाव कंप्लेंट कमेटी की तरफ से दिए जा रहे हैं उन पर एम्प्लॉयर को एक्शन लेना ही होगा। तो इसमें क्या क्या रिकमेंडेशंस दिए जा सकते हैं कमेटी के द्वारा, और ये रिकमेंडेशंस तभी दिए जाएंगे जबकि एलिगेशंस प्रूव हो गए हैं। अगर एलिगेशंस प्रूव नहीं हुए हैं तो कमेटी सिर्फ ये रिपोर्ट लगा देगी कि एलिगेशंस प्रूव नहीं हुए इसलिए कोई एक्शन नहीं बनता है। लेकिन जहां एलिगेशंस प्रूव हो जाते हैं तो वहां पर जिस तरह का केस है उसकी सीरियसनेस के अनुसार जो रिकमेंडेशंस दिए जा सकते हैं वो है या तो रिटन अपॉलजी या वार्निंग, रेप्रिमांड, प्रमोशन रोका जा सकता है, पे राइज रोकी जा सकती है, यहाँ तक कि रेस्पोंडेंट को सर्विस से टर्मिनेट किया जा सकता है, काउंसलिंग के लिए भेजा जा सकता है, कम्युनिटी सर्विस के आदेश दिए जा सकते हैं। इसको अगर मैं थोड़ा सा आपको हिंदी में भी बता दूं तो बेटर होगा, क्योंकि ये समझना थोड़ा जरूरी है। अगर आगे किसी को अपील भी करनी होती है तो उन्हें पता होना चाहिए कि किस तरह के रिकमेंडेशंस कमेटी दे सकती है। तो इसमें क्षमा याचना करना, चेतावनी जारी करना, डांटना या निंदा करना, प्रोन्नति को रोकना, वेतन बढ़ोतरी या वेतन वृद्धि को रोकना, और प्रत्यर्थी की सेवा को समाप्त करना, या फिर परामर्श सत्र में भाग लेने या सामुदायिक सेवा करने का आदेश देना, ये सब शामिल है। तो ये सारे रिकमेंडेशंस कमेटी की तरफ से दिए जा सकते हैं। तो ये तो बात हो गई एक तरीके से पेनल्टी लगाने की या पनिशमेंट देने की, जो कि रेस्पोंडेंट को दिए जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही ये कानून कंप्लेनेंट को रिलीफ देने की बात भी करता है। तो अगर एलिगेशंस प्रूव हो जाते हैं वहां पर कमेटी जो अग्रीव्ड वुमन है, जो पीड़ित महिला है, उसके लिए कंपनसेशन भी ऑर्डर कर सकती है। तो इसमें जो अमाउंट लेडी को दिया जाएगा वो डिसाइड करना होगा कमेटी को, और आगे इसके बारे में जो सुझाव है वो एम्प्लॉयर को देना होगा। ये जो अमाउंट है ये रेस्पोंडेंट की सैलरी से डिडक्ट किया जाएगा। अगर सैलरी नहीं है तो फिर उस रेस्पोंडेंट को ऑर्डर दिए जाएंगे और उसे ये पे करना ही होगा। तो लेडी को किस तरह का फिजिकल पेन हुआ है या मेंटल ट्रॉमा हुआ है, उसके करियर में क्या लॉस हुआ है, और इसके अलावा रेस्पोंडेंट की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कंपनसेशन का अमाउंट कमेटी की तरफ से डिसाइड किया जाएगा। ये लमसम अमाउंट भी हो सकता है, ये इंस्टॉलमेंट्स में भी पे किया जा सकता है, डिपेंड करेगा कमेटी का ऑर्डर क्या कहता है। तो यहाँ पर अग्रीव्ड वुमन को रिलीफ देने की बात भी की गई है। इसके अलावा जब इंक्वायरी पेंडिंग है तो उस दौरान अगर महिला को किसी तरह की रिलीफ चाहिए तो वो इसके लिए स्पेशल रिक्वेस्ट रिटन में दे सकती है। इस तरह की रिक्वेस्ट वो कमेटी के सामने करेगी और कमेटी को ये अलाउ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर महिला इस तरह का रिक्वेस्ट रख सकती है कि मुझे इस ऑफिस से किसी और ऑफिस में ट्रांसफर कर दिया जाए, या मैं कहीं और नहीं जाना चाहती हूँ और मैं रेस्पोंडेंट को फेस नहीं करना चाहती हूँ तो रेस्पोंडेंट को किसी और ऑफिस में, किसी और डिवीजन में या यूनिट में ट्रांसफर किया जाए। या हो सकता है महिला ये चाहती हो कि उसे कुछ टाइम ऑफिस से दूर चाहिए तो उसको छुट्टी भी दी जा सकती है। 3 महीने तक की पेड लीव यहाँ पर महिला को अलाउ की जा सकती है। तो ये इंटरिम रिलीफ्स का भी यहाँ पर प्रोविजन दिया गया है। अब क्योंकि ये पूरा जो मसला है सेक्सुअल हैरेसमेंट का, ये बड़ा ही प्राइवेट नेचर का है, तो जाहिर सी बात है कि कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जितने भी ऑफिस बेरर्स हैं उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो गोपनीयता का पूरा ध्यान रखेंगे। चाहे कंप्लेंट का कंटेंट हो, कंप्लेनेंट का नाम हो, उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान, उसका एड्रेस, इसी तरीके से जो रेस्पोंडेंट है उसकी आइडेंटिटी और उसका एड्रेस, या फिर कंप्लेंट में किस तरह के एलिगेशंस लिखे गए हैं, इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स में क्या क्या
कार्यवाही की गई, किस तरह के रिकमेंडेशंस दिए गए, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत ही गोपनीय रखी जानी चाहिए। कुछ भी इसमें से पब्लिक में या मीडिया में नहीं आना चाहिए। और यहाँ तक कि आरटीआई के थ्रू भी इस तरह की इंफॉर्मेशन कोई ऑफिस बेरर से निकाल नहीं सकता है। और ये जो पर्टिकुलर प्रोविजन है ये काफी स्ट्रिक्ट है। अगर कोई भी ऑफिस का स्टाफ या कमेटी के मेंबर्स इस प्रोविजन को वायलेट करते हैं तो उन पर पेनल्टी लगाई जाएगी, और यहाँ पर रूल्स में 5,000 की पेनल्टी दी गई है। इसके अलावा एम्प्लॉयर के ऊपर भी काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाली गई हैं इस कानून के तहत। ये एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वो अपने कार्यस्थल पर सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट बना करके रखेंगे, और इस कानून के तहत जो भी मुख्य प्रोविजंस हैं, जो प्रावधान हैं, उनको प्रॉपर्ली डिस्प्ले करेंगे। जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है उसका जो ऑर्डर है वो भी डिस्प्ले किया जाना जरूरी है। इसके अलावा अवेयरनेस प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, और जो कमेटी गठित की गई है उसे किस तरह की फैसिलिटीज चाहिए अपनी कार्यवाही को करने के लिए, वो फैसिलिटीज भी एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेगा। अगर किसी भी प्रोविजन को एम्प्लॉयर वायलेट करता है, फॉलो नहीं करता है, तो फिर 50,000 का उस पर पेनल्टी लग सकता है, और अगर रिपीट ऑफेंस है तो फिर ये जो फाइन का अमाउंट है ये डबल हो जाएगा। और उसके आगे भी अगर एम्प्लॉयर की तरफ से किसी भी तरह का वायलेशन है तो फिर उसका जो बिजनेस लाइसेंस है वो भी रद्द किया जा सकता है। जब एम्प्लॉयर पर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो जाहिर सी बात है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है या जो भी कंसर्न गवर्नमेंट है, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट का एस्टैब्लिशमेंट है तो वहां पर स्टेट गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का एस्टैब्लिशमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसके अलावा ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन की जो जिम्मेदारी है वो भी गवर्नमेंट्स पर है। तो एम्प्लॉयर के साथ साथ जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। और यहाँ पर ये प्रोविजन दिया गया है कि जो इंटरनल कमेटी है और लोकल कमेटी है वो अपनी अपनी तरफ से एनुअल रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के सामने लगाएंगी, और इंटरनल कमेटी अपनी रिपोर्ट अपने एम्प्लॉयर के सामने भी लगाएंगी। इसके आगे फर्दर ये कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एक रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, डेटा मेंटेन करेगा, और आगे ये रिकॉर्ड वो स्टेट गवर्नमेंट को भी भेजेगा। तो इसमें ये डेटा इस तरीके का होना चाहिए, इस तरीके से मेंटेन करना है कि पूरे साल में कितनी कंप्लेंट्स दर्ज की गई, उनमें से कितनी निस्तारित हो गई और कितनी पेंडिंग है। तो ये डेटा मेंटेन करना गवर्नमेंट्स के लिए जरूरी है। और आगे इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, इसके बारे में अवेयरनेस कैसे फैलानी है, ये काम भी गवर्नमेंट्स को करना है। 3 विशेष बातें जो इस कानून के बारे में सबको पता होनी चाहिए वो आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि डोमेस्टिक वर्कर्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पर एक बात जाननी जरूरी है कि डोमेस्टिक वर्कर के साथ अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो उसकी कंप्लेंट पहले नोडल ऑफिसर को की जाएगी। अब ऑन ग्राउंड किसी डोमेस्टिक वर्कर के साथ किस तरीके से सिस्टम सपोर्ट कर रहा है इस बारे में मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जो प्रोविजन है वो ये कहता है कि डोमेस्टिक वर्कर के साथ अगर इस तरह का गलत बर्ताव होता है तो वो जाकर के नोडल ऑफिसर के सामने अपनी कंप्लेंट देगी, और नोडल ऑफिसर आगे लोकल कमेटी के सामने इस कंप्लेंट को रखेगा। लोकल कमेटी इसमें एक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करेगी, और प्राइमा फेसी केस अगर बनता है तो ये कंप्लेंट सीधा पुलिस को फॉरवर्ड कर दी जाएगी। तो यहाँ पर खास करके जब हम एक घरेलू कामकाज करने वाली महिला की बात करते हैं तो उसके केस में जो रेमेडी हमारे पास है वो क्रिमिनल रेमेडी ही अवेलेबल है। तो यहाँ पर आगे पुलिस ही एक्शन लेगी। तो इसमें जो भी रेलेवेंट प्रोविजंस हैं, खास करके जो आईपीसी का सेक्शन 509 है या 354 है, उसके तहत पुलिस केस दर्ज करेगी और आगे की कार्रवाई होगी। इसके अलावा एक और खास बात जो हम सबको पता होनी चाहिए वो ये है कि ये कानून एक एडिशनल कानून है। तो अगर कोई महिला ये चाहती है कि उसके केस में कमेटी भी इंक्वायरी करे और साथ ही में वो क्रिमिनल रेमेडी भी ऑप्ट करना चाहती है तो ये उसका अधिकार है, और ये दोनों ही चीजें एक साथ चल सकती हैं। इसके आगे एक और बात ये जरूरी है जानना कि महिला को जिस भी तरह का सपोर्ट और हेल्प चाहिए वो एम्प्लॉयर उसे प्रोवाइड करेगा। तो अगर रेस्पोंडेंट उसी कार्यस्थल का है तो इंक्वायरी हो ही जाएगी। पर मान लीजिए महिला का जो एम्प्लॉयर है उसको ये पता लगता है कि उस महिला के साथ किसी ऐसे व्यक्ति ने हैरेसमेंट किया है जो उस कार्यक्षेत्र का नहीं है, किसी और कार्यस्थल का है, किसी और ऑफिस का है,
तो भी महिला के एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वो महिला को पूरा पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करे और जिस जगह घटना घटित हुई है वहां पर उस रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। और अगर महिला कहती है कि नहीं मुझे तो सिविल रेमेडी नहीं चाहिए, मुझे क्रिमिनल केस ही फाइल करना है, तो बिल्कुल वो पुलिस में जाकर के कंप्लेन कर सकती है और इसके लिए भी एम्प्लॉयर्स को उसकी हेल्प करनी है। अगर कहीं से भी हेल्प नहीं मिलती है तो वहां पर महिला सीधा विमेन कमीशन को अप्रोच कर सकती है। वैसे तो नेशनल कमीशन फॉर विमेन और जो भी स्टेट कमीशंस हैं उनके मैंडेट में सर्विस मैटर्स नहीं आते हैं, लेकिन SHWW रूल्स में स्पेसिफिकली कैटेगोरिकली ये कह दिया गया है कि विमेन कमीशन इस मामले में महिला की पूरी पूरी मदद करेंगे, क्योंकि ये जो मसला है ये उस कैटेगरी में आता है जो कि डेप्रिवेशन ऑफ विमेन राइट्स वाले जो मैटर्स हैं उनको डील करता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सभी इंडिविजुअल्स के लिए हैं। तो यहाँ पर जब हम लेडीज की बात करते हैं जो कि बाहर निकल के काम करना चाहती हैं या काम करने जा रही हैं, अगर उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो ये एक तरीके से उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। तो यहाँ जो राइट टू लाइफ है, राइट टू लिबर्टी है, राइट टू चूज एनी प्रोफेशन, टू प्रैक्टिस एनी ऑक्यूपेशन, ये जितने भी राइट्स हैं ये अगर वायलेट हो रहे हैं तो ये महिला सीधे सीधे कोर्ट को भी अप्रोच कर सकती है। और क्योंकि ये अलग से एक इंडिपेंडेंट कानून उन्हें मिल गया है और इस कानून के तहत जिस तरह की मदद अपेक्षित है वो उन्हें नहीं मिलती है, तो वो सीधे डायरेक्टली विमेन कमीशन को अप्रोच कर सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई महिला शिकायत तो करना चाहती है लेकिन कोई ऐसी इनकैपेसिटी है जिसकी वजह से वो शिकायत नहीं कर पा रही है। हो सकता है कोई मेंटल इनकैपेसिटी हो, कोई फिजिकल इनकैपेसिटी हो। तो ऐसे में यहाँ पर ये कानून काफी फ्लेक्सिबल है और इसमें कहा गया है कि महिला के बिहाफ पर उसकी कंसेंट से उसका कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव या कमीशन की तरफ से कोई स्टाफ या फिर कोई काउंसलर या जो भी व्यक्ति उस घटना से परिचित है वो भी कंप्लेंट दर्ज करवा सकता है। अब इतनी एम्पावरिंग अगर एक व्यवस्था बनाई गई है महिलाओं के लिए, तो यहाँ पर एक ये प्रोविजन डालना भी जरूरी था कि महिलाएं इस तरह के कानून का मिसयूज ना करें। तो इसमें जब भी किसी कमेटी को इंक्वायरी के दौरान ये लगता है कि महिला की तरफ से फॉल्स कंप्लेंट दर्ज करवाई गई है और ये दुर्भावनापूर्ण है, मलिशियस है, या फिर कंप्लेंट की जो कार्रवाई चल रही है उसमें महिला की तरफ से किसी भी तरह की फॉल्स एविडेंस लीक किए गए हैं, फॉल्स डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए हैं, फॉल्स स्टेटमेंट्स लगाए गए हैं, तो वहां पर एक सेपरेट इंक्वायरी कंडक्ट की जा सकती है और वो सेपरेट इंक्वायरी इस मसले को लेकर के होगी। और अगर कमेटी को लगता है कि महिला की तरफ से इस तरह के दुर्भावनापूर्ण कार्य किए गए हैं तो जो रेकमेंडेशंस मैंने आपको पहले रेस्पोंडेंट के अगेंस्ट बताए वो सेम रेकमेंडेशंस कमेटी की तरफ से एम्प्लॉयर को महिला के अगेंस्ट भी दिए जा सकते हैं, यानी कि कंप्लेनेंट के अगेंस्ट। तो ये एक सेपरेट इंक्वायरी की यहाँ पर इस कानून में बात की गई है ताकि इस कानून का मिसयूज महिलाओं के द्वारा ना किया जाए। जैसा कि मैंने आपको कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो यहाँ पर रेलेवेंट हैं और ये पूरा कानून जो है जेंडर सेंसिटाइजेशन और जेंडर इक्वालिटी के ग्राउंड पर बनाया गया है। एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसे हमारे देश ने रेटिफाई किया है, जिसे हम कहते हैं CEDAW, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन। तो क्योंकि ये कन्वेंशन, ये ट्रीटी डिस्क्रिमिनेशंस को हटाने की बात करती है, तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम सेक्सुअल हैरेसमेंट के जो केसेस हैं, आपको पीपीटी दिखाई नहीं दे रहा है क्या? दिख रहा, मैंने बाद में शेयर करने के लिए, अभी नहीं चल रहा पीपीटी। अच्छा, ओके, सॉरी, आई थॉट शायद वो बंद हो गया एंड आप बोल रहे हैं कि शेयर करिए। तो ये जो कन्वेंशन है इसको भी फॉलो करना हमारी जिम्मेदारी है और इसके लिए जरूरी हो जाता है कि हम सेक्सुअल हैरेसमेंट अगर महिलाओं का हो रहा है तो उसके साथ इफेक्टिवली डील करें और इसलिए जरूरी है कि हम सभी लोग इस कानून को लेकर के जागरूक बने। तो ये खास बातें इस कानून के बारे में मैंने आपको बताई। इसमें जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं वो मैं आपको, अगर आप चाहें तो उनका साइटेशन भेज सकती हूँ, नहीं तो मैं आपको यहाँ पर एटलीस्ट उनका जो टाइटल है वो बता देती हूँ ताकि अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो आगे पढ़ सकते हैं। डॉक्टर चौबे, कैन आई डू दैट?
Yes, you can do it, but you can share also later on. हाँ, I'll share definitely. तो जैसे मैंने कहा कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, देन जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स है, इसके अलावा आप सीडो के बारे में पढ़ सकते हैं. देन एक केस हुआ था, आई एम श्योर आप सबको याद होगा, रूपन देओल बजाज वर्सेस केपीएस गिल का. तो इस केस में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सेक्सुअल हैरेसमेंट को एज अ क्राइम रिकॉग्नाइज किया था. और इसके बाद में विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान वाला केस है, जिसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने दी थी. और इसके बाद में फर्दर इस डेफिनेशन को और वाइड किया गया, और वो केस था अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल वर्सेस एके चोपड़ा का केस. और मेधा कोटवाल लेले वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस के बाद फर्दर डायरेक्शंस ये दिए थे कि विशाखा गाइडलाइंस सिर्फ सिंबॉलिक गाइडलाइंस नहीं है, उनको फॉलो किया जाना जरूरी है. और इसी में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि रिपोर्ट ऑफ द कंप्लेंट कमेटी शैल बी डीम्ड टू बी एन इंक्वायरी रिपोर्ट इन अ डिसिप्लिनरी एक्शन. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो आप पढ़ सकते हैं इस कानून के संदर्भ में. यहीं पर मैं इस प्रेजेंटेशन को अब स्टॉप कर रही हूँ. इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हैं, या अगर आप कोई बात शेयर करना चाहें, आपका कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें. थैंक यू डॉक्टर कविता जी, बहुत अच्छा है. यूजुअल जैसा आपका प्रेजेंटेशन रहता है वो भी बहुत पिन पॉइंटेड और क्रिस्पी रहता है. आज भी वैसा ही रहा, और काफी सारे हैंड रेज किए हैं लोगों ने, तो हम चलेंगे. उसके पहले 1-2 मिनट, चूंकि आज हमारे अध्यक्ष जी काफी दिनों बाद जुड़े हैं और हम चाहते हैं कि अध्यक्ष जी का भी मार्गदर्शन मिलता रहे. तो अध्यक्ष जी डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, अगर आप कंफर्टेबल है तो 2-5 मिनट आप एड्रेस करना चाहेंगे हमको. डॉक्टर शर्मा नमस्ते. अध्यक्ष जी, मैं कॉल पे बात करता हूं, तब तक हम क्वेश्चन आंसर लेते हैं. सेशन ओपन है. हैंड रेज डॉक्टर लक्ष्मण ने किया है. लक्ष्मण सर, अपनी बात रखें आप. नमस्ते कविता जी. नमस्कार. बहुत अच्छा तरीके से आपने डिस्क्राइब किया. ये एक बात है, आप जो बोला था, जो हर एम्प्लॉयर के पास एक इंटरनल कमेटी होना चाहिए, जहां 5 मेंबर्स बाद जितना मेंबर हो सके, मोर देन 50, 4 मेंबर्स इंटरनल कमेटी के लिए, और लोकल कमेटी के लिए कम से कम 5 मेंबर्स होते हैं. और जहां पर 10 एम्प्लॉइज नहीं है, मतलब 10 से कम की संख्या है, तो वहां अगर कोई इस तरह का केस होता है तो उसकी जो कंप्लेंट है वो लोकल कमेटी के सामने जाएगी. तो ये कमेटी है कि नहीं है, इसको तो वेरिफिकेशन कौन करेगा? तो कोई एम्प्लॉय का पास ऐसा कमेटी है नहीं है. कमेटी है तो वो एक्शन में नहीं है. और दूसरा बात है, ये एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की जिम्मेदारी है. डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका ध्यान रखना डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की जिम्मेदारी है. इनफैक्ट अभी रिसेंटली जो केस हुआ है, ये गोवा यूनिवर्सिटी का एक केस है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट में रिट लगी है, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली स्टेट गवर्नमेंट्स को ये डायरेक्शन दिए हैं कि अब तो जाकर के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को नोटिफाई कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जहां पर इंटरनल कमेटी नहीं बनाई गई है. यस. छोटी कंपनीज तो बहुत दूर की बात है, बड़ी बड़ी कंपनीज में बड़े बड़े एम्प्लॉयर्स ने इंटरनल कमेटी नहीं बनाई है. और अगर कहीं बनी भी है तो वो उस तरीके से नहीं बनी है जैसा कि कानून में अपेक्षित है. तो ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स का नोटिफिकेशन जरूरी है, और ये स्टेट गवर्नमेंट्स को देखना है. मनीषा जी, अगर डिपार्टमेंट, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है तो वहां पर फिर डिपार्टमेंट में जो भी अथॉरिटी है उन्हें अपने डिपार्टमेंट में कमेटी गठित करनी है. डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स ने एडीएम्स के माध्यम से इसको इंश्योर भी किया है. तो जिला कलेक्टर की ही बात होती है, उनकी जिम्मेदारी पे होता है. मनीषा जी, आप अपनी बात रखें. मनीषा जी ने हैंड रेज किया है. जी थैंक यू सर. गुड इवनिंग मैम. आपका सेशन बहुत अच्छा था. और मैम एक क्वेरी है मेरी कि यदि मान लीजिए फॉल्स इंफॉर्मेशन होती है और जो एम्प्लॉय है वो चाह रहा है कि अब मैं इसके अगेंस्ट डिफॉर्मेशन का केस फाइल करूं, चूंकि ये सिविल मैटर है पूरा ये, तो वो क्या क्रिमिनल उस पर जा सकता है डिफॉर्मेशन के लिए? जा सकता है, बिल्कुल जा सकते हैं. ये तो उनका अपना ऑप्शन है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है.
क्योंकि रेपुटेशन अगर किसी की खराब हो रही है और वो चाहते हैं कि अब मैं इसको अपने लेवल पर करना चाहता हूँ, तो ये पर्टिकुलर कानून का उससे कोई रिलेशन नहीं है। नहीं तो पूरा जैसे इस पे कॉन्फिडेंशियल सब कुछ रहता है, चाहे विक्टिम हो चाहे एम्प्लॉय हो, दोनों के नाम ही कॉन्फिडेंशियल रहते हैं, तो फिर कोर्ट में जाके वो फिर दिक्कत नहीं होगा क्या? ये पब्लिक और मीडिया में नहीं आना है। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये नहीं है कि आपको इसकी जानकारी नहीं मिलेगी। जो पार्टीज हैं उनको तो जानकारी मिल सकती है। अगर मान लीजिए किसी महिला को यानी कंप्लेनेंट को इंफॉर्मेशन नहीं है क्या चल रहा है कमेटी के अंदर, इंक्वायरी में किस तरह के डिसीजंस लिए जा रहे हैं, या फिर जो रेस्पोंडेंट है उसको इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो बिल्कुल इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं, आरटीआई के थ्रू वो कर सकते हैं। तो जिसके यानी कंप्लेनेंट और रेस्पोंडेंट जो है उन पर ये कॉन्फिडेंशियलिटी वाला प्रोविजन नहीं एप्लीकेबल होता है। वो तो कभी भी मांग सकते हैं, दे आर द अफेक्टेड पार्टीज। नहीं मैम, मेरा क्वेश्चन आप थोड़ा समझिए। जैसे मैंने किसी के अगेंस्ट में फॉल्स इन्फॉर्मेशन कर दिया, कंप्लेन कर दी, फाइल कर दी, और फिर सामने वाले को लगा कि पूरी इन्फॉर्मेशन फॉल्स थी, इन्होंने सिर्फ मेरे को हर्ट करने के लिए, मेरी पब्लिसिटी मतलब मेरा खराब करने के लिए, नाम रेपुटेशन खराब करने के लिए इन्फॉर्मेशन दी थी, और फिर उन्होंने थाने में कंप्लेन कर दी मेरे अगेंस्ट में, और फिर एट लास्ट वो कोर्ट पे ही मामला जाएगा। थाने में किसने कंप्लेन करी? मैंने किसी की फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी कि ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा हरासमेंट कर रहा है ना, और फिर उसके बाद पता चला इंक्वायरी से कि मैंने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी थी, उस व्यक्ति के अगेंस्ट में फॉल्स कंप्लेन थी मेरी। अब वो सामने वाला व्यक्ति जो है उस पे जाएगा डिफामेशन के लिए, तो बट ऑब्वियस है कि वो तो किसी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखाएगा कि इन्होंने मेरी रेपुटेशन खराब कर दी, मेरा नाम खराब कर दिया, इसलिए तो फिर तो नाम तो पब्लिक में चला ही जाएगा ना। नहीं, ये पब्लिक में कैसे चला जाएगा नाम? थाने में आएगा तो डिफेमेशन के लिए वो कोर्ट में जाएंगे ना। नहीं, कोर्ट में कैसे जाएंगे? एफआईआर होगी तो एफआईआर तो पब्लिक में हो ही जाती है। यही मैं बोल रही हूँ। दो एक्ट, एक आप आईपीसी प्रोविजंस की बात करते हैं, आईपीसी सीआरपीसी में हर एक का अधिकार है कि वो अपने अधिकारों की सुरक्षा करे, और जब हम पॉक्सो एक्ट की बात करते हैं तो उसके प्रोविजंस अलग है। बिल्कुल जा सकता है, अगर आपने किसी के ऊपर गलत आरोप लगाया तो उसके अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी हैं। तो नहीं राइट्स है सर, लेकिन नाम पब्लिश हो जाएगा ना, मैं ये बोल रही हूँ। लेकिन जब आप आगे की रेमेडी में जाएंगे तो होता ही है। डिटेल्स तो नहीं जाएंगे पब्लिक में, डिटेल्स कैसे जाएंगी? चली जाती है मैम। इस पे तो पुलिस स्टेशन में गया था, एफआईआर की कॉपी सारे मतलब ऑनलाइन अवेलेबल रहती है। तो ये तो देखिए अथॉरिटीज को थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। इस पर हमारे भी कई सारे काम करने की जरूरत है। मेरे कहने का यही मतलब था कि इस पे काम करने की जरूरत है। वो तो एक प्रैक्टिकल चैलेंज हो गया। वो तो एक प्रैक्टिकल चैलेंज हो गया कि अब जैसे हमारे कई सारे ऑर्डर्स होते हैं, इवन कोर्ट्स में, मैं जैसे आप जो बात कहना चाह रहे हैं, कई सारे प्राइवेट नेचर के ऑर्डर्स भी मैं देख रही हूँ कि उनकी वेबसाइट पर ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जबकि नहीं होने चाहिए। वो अलग बात हुई, वो इम्प्लीमेंटेशन वाली बात हो गई। एक्चुअली मैम मैं भी लॉ फील्ड से हूँ, आई एम अ प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एंड जस्ट नाउ आई एम अ लॉ ऑफिसर इन पुलिस कमिश्नरेट। तो इसलिए कोर्ट की आपको इस पर्टिकुलर, आप जो बोल रहे हो कि इस तरीके से पब्लिक में चली जा सकती है, लेकिन आपको ये मैटर थोड़ा सा टेकअप करना चाहिए। नहीं इसे प्रोविजन नहीं है मैम, इसलिए प्रोविजन नहीं है, इसलिए मैं बात कर रही हूँ। पॉश में कोई प्रोविजन नहीं ना इसके। इन्फॉर्मेशन आप किसी को नहीं दे सकते हैं पब्लिक में, और पब्लिक और मीडिया में नहीं दे सकते हैं। अथॉरिटीज के सामने तो मैटर जा सकता है, पर वो अथॉरिटी के सामने जाता है तो पब्लिक मीडिया में जाता है, पब्लिक में जाएगा। क्राइम रिपोर्टर शाम को उठा लेते हैं। तो यही एक डिस्कशन का मैटर है कि हमारी सोसाइटी को थोड़ा सा जेंडर सेंसिटिव बनना पड़ेगा। जहां पर भी इस तरह के प्राइवेट नेचर वाले मसले हैं, वहां पर उन्हें इस तरीके से पब्लिश ना किया जाए। मैं इसलिए डिस्कस करना चाह रही थी क्योंकि आप इस फील्ड से जुड़े हैं, तो आप इसको एक इश्यू के तौर पे कि एक्ट में इसके बारे में प्रोविजन कर दें कि जा रहा है तो फिर वो पब्लिक में जाएगा ही, डेफिनेटली जाएगा 101%। तो इसके लिए यदि कुछ प्रोविजन हो जाए इस पे। और सेकंड थिंग मैं समझती हूँ कि एक इस पे भी होना चाहिए कि जो पनिशमेंट का है, इस पे पनिशमेंट कितना है मैम? जैसे फाइन बस है कि वो भी है, प्रिजनेंस भी है क्या उस पे? नहीं, कमिटी जो पनिशमेंट दे रही है वो सारे वही पनिशमेंट है जो मैंने आपको अभी सुनाया, लिखा है। इम्प्रिजनमेंट नहीं, बिकॉज़ ये रेमेडी नहीं है, ये सिविल रेमेडी है।
तो यहाँ पे डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। तो मैम जैसे आईपीसी में यदि वो आईपीसी के प्रोविजन के तहत चले जाए, यदि वो महिला, यहाँ पे भी पैरेलल चल रहा है, वहां पे भी वो सेपरेट प्रोसीडिंग्स। उस स्थिति में जी एक सेकंड मनीषा जी, आप मिक्स कर रहे हैं। जब पॉस एक्ट की बात करते हैं तो इंटरनल कमेटी एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच की चीजों को इंटरनल, हमारे पास 2 रेमेडीज अवेलेबल हैं। अब ये उस कंप्लेनेंट के ऊपर है कि वो कौन सी रेमेडी ऑप्ट करना चाहती है। अगर वो पॉश के तहत कंप्लेंट दर्ज करना चाहती है तो फिर ये सारा जो मसला है वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का है। लेकिन वो ये चाहती है कि नहीं, मुझे पुलिस में जाना है, मुझे क्रिमिनल एक्शन चाहिए रेस्पोंडेंट के अगेंस्ट, तो फिर वो पुलिस में जाकर के अपनी जो एफआईआर है वो दर्ज करवा सकती है। पर ये 2 सेपरेट चीजें हैं। तो अगर एम्प्लॉयर के लेवल पर इंक्वायरी होगी तो वो कमिटी करेगी, और उसमें तो सिर्फ रिकमेंडेशंस दिए जा सकते हैं जो कि एम्प्लॉयर एक्शन लेगा। उसमें दोनों तरफ नहीं जा सकती, वो जा सकती है, वो जा सकती है। तो मैम मेरा यही प्रश्न है, मान लीजिए कमिटी ने भी उसको गिल्टी फाइंड कर लिया एम्प्लॉय को, और कोर्ट ने भी गिल्टी फाइंड कर लिया, वो तो कोर्ट ने अगर गिल्टी फाइंड किया है तो कोर्ट का डिसीजन अलग है, और कमिटी ने अगर गिल्टी फाइंड किया है तो कमिटी का डिसीजन अलग है। कमिटी का डिसीजन होगा वही सारे रिकमेंडेशंस जो मैंने अभी आपको सुनाए, कोर्ट का जो डिसीजन है वो कोर्ट का डिसीजन अलग होगा। तो ये दोनों कनेक्टेड नहीं है। मैम मेरा प्रश्न है कि फिर एक ही अपराध के लिए व्यक्ति को 2 सजाएं नहीं हो जाएंगी? ठीक, ओके मैम, ओके सर, ओके सर। हमारे अध्यक्ष जी जुड़ गए हैं। पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि कोर्ट में तो तभी पनिशमेंट दी जाती है जब कोई केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो वो तो जब होगा तब होगा, उसमें टाइम लगता है, पर ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि अगर उसने अपने कार्यस्थल पर इस तरह का व्यवहार किया है तो अनुशासनात्मक कार्यवाही बिल्कुल उसके अगेंस्ट की जा सकती है। और अगर क्रिमिनल केस में भी कोर्ट ने उसके अगेंस्ट एक्शन लिया है तो जो भी एक्शन लिया है, ऑर्डर है, वो बिल्कुल एग्जीक्यूट होंगे। मेरा एक और निवेदन है, कृपया बीच में माइक न चालू करें, आप हैंड रेज कर दीजिए, जिसको भी है मैं ले लूंगा। हम अध्यक्ष जी की तरफ चलते हैं। डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, आपसे आग्रह है, वैसे आप सुन पा रहे हैं? अध्यक्ष जी नहीं पहुंचे। ब्रिजेश जी, आप अपनी बात रखें तब तक। ब्रिजेश जी। हाँ, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि एक कंज्यूमर एक्ट की तरह से है, क्रिमिनल लाइबिलिटी भी है और सिविल लाइबिलिटी भी है, और दोनों को एक साथ न देखा जाए। बिल्कुल, थैंक यू ब्रिजेश जी। They are not interrelated or connected. It is an additional remedy provided by this law. पर मैं मनीषा जी के, आप नंबर मुझे शेयर करिएगा, मैं वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियलिटी वाले बात पे आगे और डिस्कस करना चाहूंगी। डिस्कस कर एग्जैक्टली वो हम शायद अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं। नहीं, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा बाद में, उसको एक हम सेपरेट बातचीत कर लेंगे आपस में। हाँ बिल्कुल, नहीं क्योंकि ये जो कॉन्फिडेंशियलिटी वाला मैटर है हम लोग अडॉप्शन के केसेस में भी बहुत फील कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस है जहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन